नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणा स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग गणित में एक सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग पूरा ज्योमेट्री कवर करने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्री, बहुत से लोगों को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि प्रॉब्लम कब आती है? जब हम छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता होती, फार्मूले नहीं पता होते, टर्म्स नहीं पता होते, तभी किसी सेगमेंट में गणित के दिक्कत आती है। या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब उसमें हमें नियम कानून नहीं पता होते हैं तभी उसमें दिक्कत आती है। तो ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म होते हैं जो पता होनी चाहिए। बहुत सारी थ्योरम होती हैं, बहुत सारी अभिग्रहीतें होती हैं जो यूक्लिड जी ने दी थी। ये सारी चीजें कवर करेंगे। बहुत सारी थ्योरम होती हैं, उनसे एंगल निकालना, ये सारी चीजें बाई जैसे लाइन हुआ, ट्रायंगल हुआ, ये सब इस हिसाब से हम लोग कवर करेंगे। तो ज्यामिति का पूरा बहुत बड़ा विस्तार है, वो कई वीडियो में आपको ज्यामिति पूरी मिलेगी। तो अभी के लिए हम लोग ज्यामिति के जो कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं, बिंदु क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये सब चीजें कवर होने से पहले ज्यामिति की स्टार्टिंग कहाँ से होती है थोड़ा सा ये जान लेते हैं। वैसे बहुत काम का तो है नहीं, लेकिन आपको ये पता हो जाएगा कि ज्यामिति की शुरुआत होती कहाँ से है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति या ज्यामिति लीजिए, इंग्लिश में इसे जियोमेट्री कहते हैं। देखिए, जो ज्यामिति शब्द है वो ज्योमेट्री का ही हिंदी रूपांतरण है। और ये जो ज्योमेट्री शब्द है ये एक यूनानी शब्द है, और ये यूनानी शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। उसी से आपको इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? तो ये जो ज्योमेट्री शब्द बनता है वो बनता है, एक तो ये जियो और एक यूमेट्री। तो हिंदी में लिखते हैं हम लोग यहाँ पे जियो से और प्लस मेट्री से। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है जियो और मेट्री, यानी कि ज्योमेट्री। जियो शब्द का अर्थ होता है भूमि कह लीजिए या पृथ्वी कह लीजिए, पृथ्वी कह लीजिए या भूमि कह लीजिए। प्लस मेट्री शब्द का अर्थ होता है माप। ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ, यानी कि ज्योमेट्री शब्द बना कैसे है और उसका अर्थ क्या होता है। अब उसके बाद देखिए, पहले के जमाने में क्या मतलब ज्योमेट्री का साफ सा अर्थ ये हो गया कि भूमि को मापने के लिए जो कुछ नियम कानून एक जगह संग्रहित कर दिए गए हैं वही सब ज्योमेट्री है। तो आज के जमाने में तो ऐसा है नहीं कि केवल भूमि को नापने में ही ज्योमेट्री का प्रयोग होता हो। तो पहले के जमाने में क्या होता था, गणित को समझा क्या जाता था। ये जो गणित होता है, पहले के जमाने में इस गणित को माना जाता था कि ये संख्याओं का ज्ञान है, संख्याओं का ज्ञान प्लस ज्यामिति। संख्याओं के ज्ञान में संख्याओं का ज्ञान किया जाता था। उसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें, यानी कि संख्याओं पे जितने भी ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं इन सब का ज्ञान कराया जाता था। संख्याओं को विभिन्न तरह से बांटा जाता था। ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, एक वीडियो इस पे बना दिया जाएगा कि संख्याएं कौन कैसे कैसी होती हैं। तो अभी बात करते हैं हम लोग। तो पहले संख्याओं के ज्ञान में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब चीजें, यानी कि संख्याओं से रिलेटेड सारी चीजें बता दी जाती थी। तो ये हो जाता था। और दूसरा ज्यामिति माना जाता था कि यानी कि इन्हीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता था, बस उतना ही गणित था। आज जैसा विस्तृत गणित पहले नहीं हुआ करता था। तो ज्यामिति में हम लोग क्या निकालते थे? ज्यामिति में किसी चीज की लंबाई निकालना हो गया, चौड़ाई निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें दूरी की ही एक यूनिट है। ऊंचाई निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकालते थे। ये सारी चीजें ज्यामिति के अंतर्गत आती थी। ज्यामिति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीजें ज्यामिति में निकालते थे। बस इतना ही प्राचीन समय में गणित माना जाता था। अब देखिए, इतिहास इसका कहाँ से शुरू होता है। तो पहली बात तो ये यूनानी शब्द है, तो ऐसा मत समझिएगा कि यूनान से ही ये शुरू होता है। इसकी शुरुआत तो सबसे पहले देखी जाए तो 5-6 हजार ईसा पूर्व रही होगी
अपनी सिंधु सभ्यता, वहां पे भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि वहां की जो सिविलाइजेशन थी वो इतनी ऑर्गेनाइज थी कि बिना ज्यामिति के ज्ञान के इतने अच्छे से सारी चीजें सुव्यवस्थित करना नामुमकिन था। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन लोगों को अच्छे से ज्यामिति का ज्ञान था, सारी माप जो थी वो बिल्कुल सटीक थी, जो भी चीजें थी बिल्कुल बराबर थी और उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं था। तो इसलिए इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो ज्योमेट्री अच्छी तरह से जानती थी, ज्यामिति अच्छी तरह से जानती थी। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बेबीलोन की सभ्यता आती है और मिस्र की सभ्यता आती है। बाकी सभ्यताएं तो बहुत सारी आती हैं। तो ये लोग जो मिस्र की सभ्यता थी और या बेबीलोन की सभ्यता थी, बेबीलोन की जो सभ्यता थी वो 1500 ईसा पूर्व के करीब थी। तो उन लोगों को ज्यामिति का बढ़िया ज्ञान था। सारी जगह ऐसा कहा जाता है कि जो हम लोग प्रमेय पढ़ते हैं, एक पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय को उन लोगों को 1500 साल पहले ही वो सब पता था और ये तो बाद में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से मशहूर हुई। तो आइए थोड़ा सा इतिहास पे इसके चर्चा करते हैं। तो जो ये हमने बताया कि बेबीलोन वालों को पाइथागोरस की प्रमेय के बारे में पहले से ही ज्ञान था, जबकि उससे करीब करीब 1500 साल बाद पाइथागोरस ने अपनी प्रमेय प्रकाशित करवाई या छपवाई या बताई, जहां कहीं भी। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यूक्लिड जी ने एक ज्यामिति के क्षेत्र में यूक्लिड जी का बहुत बड़ा योगदान था। पहले के समय में छोटा मोटा कैलकुलेशन ही किया जाता था, लेकिन जब से यूक्लिड जी आए उन्होंने बहुत सारी प्रमेय, बहुत सारे एक्जियोम यानी कि जिसे अभिग्रहित कहते हैं। प्रमेय में क्या होता है कि प्रमेय को, ये जो दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रमेय, एक होता है अभिग्रहित। प्रमेय को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं और इसे, ये सत्य होती है लेकिन इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये सत्य हैं लेकिन इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये होता है। तो जब यूक्लिड जी आए तब उन्होंने ज्योमेट्री को काफी विस्तार दिया। उनकी एक पुस्तक भी है यूक्लिड की, यूक्लिड जी की एक ज्यामिति की पुस्तक है, उसका नाम है दी या दा कह लीजिए, एलिमेंट। द एलिमेंट्स। तो इसमें उन्होंने बहुत सारी प्रमेय और ये सब चीजें सिद्ध करके दिखाई, जो सिद्ध करने योग्य थी और अभिग्रहित थी, वो सब बताई। तब जाके ज्योमेट्री का अच्छे से विस्तार हुआ। तो उन्होंने, उन्हीं के हिसाब से एक समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। तो समकोण त्रिभुज की जो पहचान होती है वो क्या होता है कि इसका एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है और इसके सामने की जो भुजा होती है ये कर्ण कहलाती है। और अगर ये इस वाले एंगल से देखते हैं तो ये लंब हो जाती है और ये हो जाता है आधार। अगर इस वाले एंगल से देखेंगे तो ये वाली लंब, ये वाली आधार। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब उसके बाद इसमें जो अपने पाइथागोरस जी थे वो बताते हैं कि ये जो कर्ण का वर्ग होता है, ये लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा पाइथागोरस जी माना जाता है, ऐसा कि पाइथागोरस जी ने बताया था। इसके विषय में एक सबूत कह लीजिए या ठोस एविडेंस कह लीजिए, वो होता है, मतलब है कि जो ये पाइथागोरस प्रमेय है, पहले बात तो ये कि इसके बारे में बेबीलोन वालों को पहले से ही पता था। पाइथागोरस जी जब छाप के गए इसको, तो उसके 1500 साल पहले ही बेबीलोन वालों को इस प्रमेय के बारे में पता था। उन लोगों ने बहुत सी जगह पे इसका प्रयोग किया था। और इसका एक साक्ष्य मिलता है, जो भारत के एक ऋषि थे, उनका नाम था बौधायन। तो बौधायन जी की एक किताब है, इनकी किताब क्या थी,
सूत्र। तो बौधायन जी की इस किताब में, बौधायन सुलभ सूत्र में, इन्होंने बौधायन प्रमेय यानी कि नाम से इसी प्रमेय को अच्छे से विस्तार से सारी चीजें बताई हैं। तो कुछ लोग इसको जोड़ के भी कहते हैं, क्या कहते हैं इस प्रमेय को, इसको कहते हैं बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। चूंकि इसकी खोज मतलब इसके साक्ष्य मिलते हैं पहले की बौधायन, ये जो इनकी किताब है बौधायन सुलभ सूत्र में, इसका प्रमाण मिलता है कि इन्होंने बौधायन प्रमेय का बढ़िया से विस्तार से एकदम बिल्कुल समझाया है। और बाद में ये जो अपने पाइथागोरस जी थे वो इसको लिखवा गए, तो इसलिए इसको कुछ लोग बौधायन पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो इस प्रमेय के बारे में बेबीलोन और मिस्र वालों को पहले से ही अच्छे से पता था। तो ये कुछ ऐसी हिस्ट्री थी अपनी ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री के बारे में मतलब कि ज्योमेट्री बहुत पुरानी है, यही गणित का आधार है। गणित के दो ही आधार हैं, एक संख्याओं का ज्ञान और दूसरा ज्योमेट्री। तो चलिए फिर आज ज्योमेट्री के कुछ बेसिक शेप्स पे हम लोग बात करते हैं। शेप्स पे क्या, कुछ बेसिक टर्म होते हैं, जैसे बिंदु क्या होते हैं, ये इन सब पे। तो अपना जो सबसे ज्योमेट्री स्टार्ट जहां से होती है वो बिंदु होता है। कोई बिंदु, एक हम लोग जैसे कोई पॉइंट रख देते हैं तो उसको हम लोग एक बिंदु कहते हैं। बिंदु यानी कि पॉइंट यानी कि एक डॉट। तो चलिए बात करते हैं। जो पहला टर्म है अपना, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में उसे पॉइंट कहा जाता है। अब ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट कह सकते हो एक ऐसा डॉट या ऐसा एक ऐसी संरचना जिसकी ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना ही ऊंचाई हो, या आप गहराई भी कह सकते हैं। ऊंचाई और गहराई मतलब एक डायमेंशन टाइप का है। तो बिंदु में क्या होता है, इसकी लंबाई 0 हो, चौड़ाई ये भी 0 हो, ऊंचाई कह लीजिए या गहराई कह लीजिए ये भी 0 हो। यानी कि सारी चीजें 0 सेंटीमीटर कह लीजिए, 0 mm कह लीजिए, जो कुछ भी मात्रक लगाना हो लगा लीजिए। तो ये सारी चीजें 0 होंगी, तब वो डॉट कहलाएगा। जैसे यानी तब वो बिंदु कहलाएगा। यानी कि हम लोग जो ये ऐसे करके बिंदु दिखाते हैं, इसमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो बिंदु को दर्शाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम उसको दर्शाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई, कुछ बहुत छोटी इकाई में कोई ना कोई लंबाई निकल कर आएगी, कोई ना कोई चौड़ाई निकल कर आएगी। गहराई हो सकता है ना निकल कर आए, क्योंकि हम लोग एक प्लेन पेपर पे दर्शाएंगे तो 2D ही होगी, उसकी लंबाई चौड़ाई ही दिखेगी, ऊंचाई तो ना के बराबर ही होगी। लेकिन फिर भी अगर स्याही से हम लोग लगा रहे हैं तो स्याही की जितनी थिकनेस हो गई उतनी मोटाई भी कह सकते हो आप लोग। तो इस तरह से डॉट को वैसे तो दर्शाना नामुमकिन है, फिर दिखाया ही नहीं जा सकता। और बिंदु ये क्या होते हैं, ये किसी समतल पर किसी चीज की लोकेशन को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग, ये किसी समतल पर किसी स्थान या स्थिति को दर्शाता है। अब उसके बाद इसको दर्शाया कैसे जाता है, तो इसको एक डॉट से, इसे एक यानी कि डॉट से या बिंदु से दर्शाते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक सी बिंदु की बात। बिंदु क्या होता है एक बार रिवाइज करते हैं। तो बिंदु वो होता है जिसकी ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना तो ऊंचाई हो। तो इस तरह से बिंदु को दर्शाना एक तरह से नामुमकिन है, लेकिन ज्योमेट्री में दर्शाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो इसको हम लोग एक डॉट से दर्शाते हैं। ये क्या होता है, किसी समतल में कोई प्लेन है, उसमें किसी जगह की या किसी स्थिति को ये दर्शाने का कार्य करता है। तो चलिए फिर अगले पे बढ़ते हैं, जो अपना लाइन है यानी कि रेखा पे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेखा पे। देखिए रेखा क्या होती है। शायद ये दूसरा पॉइंट है, पहला तो पॉइंट हो गया, दूसरा रेखा पे बात करते हैं। अंग्रेजी में इसे लाइन कहते हैं।
लाइन क्या होती है, जैसे हम लोग एक धागा लें और उसको पूरी तरह से उस पे हम लोग टेंशन लगाएं, यानी कि पूरा उसको कस के पकड़े और पूरा फोर्स लगाएं, यानी कि वो टूटे ना, बस इतना फोर्स लगाइएगा। तो जब वो बिल्कुल सीधा होता है तो वो एक लाइन जैसा दिखता है। बस आप कह सकते हैं उसका एंड पॉइंट है, इसमें एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं। तो वो एक जो संरचना बनती है वो लाइन जैसे ही बनती है। तो जब हम लोग धागे को खींचते हैं तो कुछ इस तरह की एक संरचना हमारे सामने निकल कर आती है। तो इससे हम लोग जो लाइन है उसकी प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो लाइन की प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लंबाई होती है। लंबाई होती है, इसकी कुछ लंबाई हो सकती है, इनफाइनाइट होगी, बहुत ज्यादा होगी, ये सब होगी, लेकिन इसकी लंबाई एग्जिस्ट करती है। चौड़ाई इसकी, इसमें कोई चौड़ाई नहीं होती है। अब ये भी बात की जाए तो ये भी रेखा को भी वैसे तो दर्शाना असंभव है, क्योंकि रेखा ऐसे खींच दी गई। अब इसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत ही छोटी, आप कोई बहुत ही नुकीली चीज लेकर इसकी वो खींचते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत चौड़ाई आएगी। तो इस तरह से इसको दर्शाना असंभव है, लेकिन इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। तो चौड़ाई इसमें नहीं होती है, ऊंचाई या गहराई कह सकते हैं आप, ये भी नहीं होती है। ऊंचाई या गहराई भी इसमें नहीं पाई जाती है, यानी कि नहीं होती है। बात करें इसमें कोई प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु होता है तो इसमें प्रारंभिक बिंदु अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं होता। अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु भी इसमें नहीं होता, यानी कि रेखा को इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, इधर भी और इधर भी अनंत तक खींचा जा सकता है। यानी कि इस रेखा को इधर भी हम लोग इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। आप लोग ऐसे खींच रहे हो तो इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी कैसे भी खींच रहे हो, इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है उसको। ये होती है अपनी रेखा। तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। जो अपना तीसरा पॉइंट है वो क्या है, एक रेखाखंड। इंग्लिश में जिसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही एक कटा हुआ भाग है, यानी कि लाइन का ही एक खंड है। यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, रेखा खंड। यानी कि एक रेखा होगी, उसका हम लोग ये इनफाइनाइट तक जा रही होगी, इस तरफ से दो जगह से पकड़कर इसको काट लेते हैं। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, लास्ट पॉइंट को बी नाम दे देते हैं। बस यही एक रेखा खंड हो गया। ये क्या है? एक रेखा खंड। ये इतना हो गया। अब इसमें बात की जाए तो पॉइंट नंबर 1, ये रेखा का ही एक भाग है, यह रेखा का ही एक भाग है। जब ये रेखा का ही एक भाग है तो रेखा जैसे ही इसके अंदर भी गुण होंगे। बस इसको अलग किस लिए कर दिया गया? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक इसका विस्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। तो बात करें इसमें लंबाई की तो लंबाई होती है, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई नहीं होती है, ऊंचाई या गहराई की बात करें तो ये भी नहीं पाई जाती है। बात करें इसमें क्या क्या होता है तो इसमें एक प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ये उपस्थित होता है, अंतिम बिंदु भी उपस्थित होता है। तो बस इतनी से इसकी पहचान हो गई क्या कि ये एक रेखा का ही पार्ट है, यह रेखा का ही एक भाग है। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती, प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु होता है। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ए बी, कुछ भी आप रख लीजिए, ता बा सा, इस तरह से कुछ भी आप लोग इसका नाम रख सकते हैं। दर्शाया कैसे जाता है इसको? तो दर्शाते हैं कैसे? जैसे इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, यानी कि स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट का, तो इसको हम लोग ए बी लिखेंगे, उसके ऊपर एक बार खींच देंगे तो ये इसका दर्शाने का एक तरीका हो जाता है। तो इस तरह से। बाकी अगर ये लाइन होती तो लाइन तो इनफाइनाइट तक जाएगी, उसको दर्शाने की कोई जरूरत नहीं। तो अब अपना लास्ट और चौथा पॉइंट उस पर बात करते हैं, किरण पे। तो लास्ट और चौथा पॉइंट अपना है किरण।
अंग्रेजी में इसे रे कहते हैं। रे क्या होता है, यानी कि किरण, नाम आप लोगों ने सुना होगा प्रकाश की किरण। तो बचपन में सुना होगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलता, यानी कि सीधा चलता है। चाहे वो परावर्तित हो, यानी कि किसी से टकरा के वापस आए, विचलित हो अपने मार्ग से, अपवर्तित हो, इस तरह से हो सकता है, लेकिन वो जाएगा सीधा ही, यानी कि जाएगा और ऐसे मतलब वापस आएगा या थोड़ा सा मुड़ेगा, लेकिन रहेगी उसकी जो प्रवृत्ति है वो सीधी ही। तो किरण की भी मतलब किरण जैसी ही प्रवृत्ति वो प्रकाश रखता है, इसलिए उसकी जो किरणें होती हैं या उसका जो प्रकाश होता है उसे प्रकाश किरण नाम से भी जाना जाता है। तो बस वही है, इसको भी कह सकते हैं, ये भी लाइन का ही एक खंड है, यानी कि लाइन से ही ये भी बना है, तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं यह रेखा का ही एक भाग है। ये कोई नाम नहीं है, रेखा जो अभी बताया था लाइन, ये रेखा का ही भाग है। बात की जाए इसमें तो रेखा का भाग है तो वही चीजें होंगी, लंबाई होगी, चौड़ाई ऊंचाई नहीं होगी। तो लंबाई इसमें होगी, चौड़ाई नहीं होगी, ऊंचाई नहीं होगी, ऊंचाई है गहराई कह लीजिए। अब उसके बाद इसमें प्रारंभिक बिंदु होता है, अंतिम बिंदु नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एक टार्च लीजिए आप लोग या मोबाइल का फ्लैश जलाइए, तो उसमें यहाँ से अगर निकल रहा है तो आगे जाएगा, पीछे उसमें आने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जहां से प्रकाश निकल रहा है या जहां से उसकी किरणें निकल रही हैं वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, और इस तरह से वो इनफाइनाइट तक जाता है। जैसे सूर्य ही ले लीजिए, तो सूर्य जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी किरणें इनफाइनाइट यानी कि अनंत दूरी तक जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग किरण को किस तरह से दिखाते हैं, ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं ए, और इस तरह से जब निकालते हैं तो ये अपना कहलाती है एक किरण। तो ये किरण की विशेषताएं हो जाती हैं। तो इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बहुत सारी बातें करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।